हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल है स्टडी एट 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए आपके सफलता के मार्ग में एक और उत्कृष्ट प्रयोग करने के लिए मैं हाजिर हूँ। मतलब ये है कि आपका समाज विषय जो है उसमें टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सारे बुक्स होते हैं। तो उसमें इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट चैप्टर है, उसी का जिक्र कर रहा हूँ। उसी से रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया हूँ। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स को लाने में हेल्प करेगा। सो डियर स्टूडेंट, देर ना करें और देर ना करते हुए मैं आपके लिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो, एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त करें, तो आप इस चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो और भी बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद, इतिहास का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक आपके नज़र के सामने ये दिख रहा होगा। उसमें का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली और जर्मनी किस महादेश में है। इसका आंसर होगा यूरोप में है बाबू, कैट। ठीक है, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि पूरा दुनिया जो है 7 गो महादेश में बटे हुए हैं। जिस तरह हम लोग भारत में है तो भारत जो है एशिया महादेश में आता है, उसी प्रकार इटली, जर्मनी और बात करें हम इंग्लैंड, ये सब के सब कहाँ आते हैं, आपको यूरोप में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू आपसे, फ्रांस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दे रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसको ध्यान से पढ़ना है। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कैट, बुर्बो वंश के द्वारा। फ्रांस में बुर्बो वंश के द्वारा पुनः स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेजनी, सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तीसरा क्वेश्चन है मेजनी लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेजनी है ये। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था बाबू वो कार्बोनरी दल से था। कार्बोनरी एक क्रांतिकारी दल का जो वो सेनानायक हुआ करता था मेजनी, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है इटली। थोड़ा कहीं कहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप मुझे कॉपरेट कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ उस आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा आप। इटली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 4 नंबर के स्टार्टिंग वर्ड है वह इटली है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था, मतलब कौन ऐसा देश था जो चाहता नहीं था कि इटली और जर्मनी एक हो, मतलब वो चाहता ही नहीं था, विरोध में रहता था। तो उस देश का नाम है आपका, देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया है रूस, ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में है प्रसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, जिसके चलते आप जानते ही हैं बहुत सारे उसमें क्रांतिकारी लोगों ने अपना प्रयोग किया, बिस्मार्क भी आए और आए लोग और अपना किसी तरह से लास्ट में लड़ाई लड़के उसको एक किया लो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं आपके सामने। काउंट काबूर, बात कर रहे हैं बाबू कौशी पर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर रखा था। फिर सुनिए, काउंट काबूर जो था उस विक्टर इमैनुअल को किस पद, मतलब कौन सा पद दिया था। तो आपका आंसर क्वेश्चन हो, ऑप्शन में दिया हुआ है सेनापति, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रांस के राजदूत, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो बाबू ये आपका सेनापति नहीं होगा, उसमें किताब में एनसीईआरटी किताब में अगर देखोगे तो उसमें लिया होगा चांसलर, तो रियल में चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा और डी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। 6 नंबर आपके लिए ये रहा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 12 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया। कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, मतलब क्या चीज़ का पेशा करता है। सिपाही का, ऑप्शन एक यहाँ पर दिया हुआ है, सिपाही का था कि किसान था कि नाविक था कि जमींदार था
ये आपको सोचना है। अगर आप बुक डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। डब्बा आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिएगा थोड़ा सा। 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य माने जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण हो रहा था तो उसको मतलब बनाने में कौन सा सहयोग किया था? निम्नलिखित ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, जर्मन राइन राज्य, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन राज्य के निर्माण में किसने किया था? तो लुई 18वां किया था, ऑप्शन में ऑप्शन ए है। या फिर नेपोलियन बोनापार्ट किए थे, कि बिस्मार्क किए थे, कि नेपोलियन थर्ड किए थे? तो इसका हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। रट लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब क्या है? गलत है। बाकी सब क्वेश्चन क्या है? गलत है ऑप्शन, यहीं सी सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? मतलब आपको बताना है कि जालवेरिन जो था किस प्रकार का संस्था था। तो जालवेरिन ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों का था, कि आपको दिया है व्यापारियों का था, कि पादरी और सामंतों का था, कि विद्वान का था। ये 4 ऑप्शन देखना है। आप डिटेल अगर किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, जो कि बी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन मतलब कि लाया किसने, लागू किसने किया था? अवलंबन मतलब लाना या लागू करना, किसने लाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में है विलियम फर्स्ट प्रथम। तो आपका इसका आंसर चुनना है, तो आपको चुनना चाहिए सी, बिस्मार्क ने लाया था लौह और रक्त की नीति का। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रैंकफर्ट, फिर सुनिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? देखिए फ्रैंकफर्ट जो है एक जगह का नाम है, संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। कोई भी लड़ाई या झगड़ा होता है देश में, देश से, तो उसको संधि मतलब कि ख़त्म करने के लिए कुछ मतलब उस पर दस्तखत किए जाते हैं, कुछ पेपर तैयार किए जाते हैं, तो उसको संधि के नाम से जानते हैं। और फ्रैंकफर्ट जो एक जगह है वहाँ पर संधि हुई थी। तो बताना है आपको कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, फ्रैंकफर्ट तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, पढ़ रहे तो उसको सुन सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए है 1864 है, कि 1866 है, कि 1870 है, कि 1871 है। तो आपका आंसर हो जाएगा डब्बा आंसर, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा 1871। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 11 नंबर, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा का स्रोत था? फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए, किसके लिए? यूरोपवासी यानी कि यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा देश का जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो था प्रेरणा देता था, मतलब मोटिवेट करता था, प्रेरणा का स्रोत था? तो ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया है यूनान, ये जर्मनी, ये दिया है यूनान, ये दिया है तुर्की सी में, और डी में इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर यूनान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नेपल की क्रांति 1821 में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, कि ऑस्ट्रेलिया में, कि हंगरी में, कि इंग्लैंड में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में, यहाँ पर डब्बा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब यूनान स्वतंत्र कब हुआ, कहने का मतलब है यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र की उपाधि दिया गया कि यूनान आप स्वतंत्र हो गए आज से? तो इसका आंसर हो जाएगा 1832 में, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनरी जो था संगठन किस वर्ष हुआ? मतलब कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1820 में, 1820 में। ठीक है, आपको इतना सारा क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है, अगर एक बार में दिमाग में सेट ना हो
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये जेन्युइन टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। ये बस वही प्रश्न आया है जो एक्सपेक्टेड है, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अगले 2023 में आने की संभावना है, और प्लस कुछ एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, उस तरह के क्वेश्चन का सीरीज मैंने आपके सामने लाया हूँ। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एंड्रियानो पूल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो थोड़ा इसको ध्यान देना है। एंड्रियानो पूल लिखा हुआ है बाबू, क्या लिखा हुआ है? एंड्रियानो पूल लिखा है। एंड्रियानो पूल की संधि, फिर एंड्रियानो पूल एक जगह है जहाँ पर एक संधि हुई थी, वो पूछ रहा है कि वो समय कौन सा था। तो वो जो समय था आपका 1829 था। एंड्रियानो पूल की संधि 1829 में हुई थी, दिमाग में सेट कर लीजिए। और फिर 17 नंबर है, एंड्रियानो पूल की जो संधि हुई थी, एंड्रियानो पूल की जो संधि हुई थी वो कौन सा दो देशों के बीच में हुआ था? कौन सा दो देश के बीच में हुआ था एंड्रियानो पूल की संधि? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर है तुर्की और रूस के बीच में, कि तुर्की और पोलैंड के बीच में, कि तुर्की और हंगरी के बीच में, कि हंगरी और पोलैंड के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच में एंड्रियानो पूल की संधि हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म हो गया। आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। सेडान का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड इसमें बहुत पसंद करेगा, सेडान और सेडोवा। सेडान और सेडोवा। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, उस सेडान का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया ये बताना है आपको। तो सेडान का जो युद्ध हुआ वो आपको, सेडान का युद्ध, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दूसरा ऑप्शन है आपको, यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया ऑस्ट्रिया फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन फ्रांस, और तीसरा ऑप्शन है आपके लिए फ्रांस और प्रूसा, और चौथा आपके लिए ऑप्शन ये दिया गया है प्रूसा और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, फ्रांस और प्रूसा के बीच में हुआ सेडान का युद्ध। ध्यान रखिएगा ना, देखो सेडोवा भी आता है या गलती कर देते हैं बच्चे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सा देश है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा देश है जिसको हंगरी पर पूर्ण रूप से आधिपत्य था, मतलब अच्छा से कब्जा कर लिया था, वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर फ्रांस था, ए में फ्रांस है, कि रूस है, या ब्रिटेन है, या तुर्की है। तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा बॉल, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर, मतलब हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूरा कब्जा था। ऑस्ट्रिया का कब्जा था पूरा कौची पर? हंगरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है रूस ने, या फिर आपको रूस ने कुचला था, या फिर किसने कुचला था? ऑप्शन नंबर बता रहा है कि रूस कुचला, कि ब्रिटेन कुचला, कि ऑस्ट्रिया ने कुचला, कि फ्रांस ने कुचला। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, रूस ने। पोलैंड का, देखिए रियल में कहानी इस कदर है कुछ इसका, कि पोलैंड जो है रूस का पड़ोसी है, और आमतौर पर यूएसएसआर बनाने के लिए उन लोगों के बीच में थोड़ा सा तानातनी का माहौल चलता रहता है। तो रूस ने उसके जो आंदोलन चल रहा था पोलैंड में, उसको कुचलने का पूरा प्रयास किया। पूरा क्या मतलब कर ही दिया, इसमें प्रयास नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि उधर का हीरो कौन है? रूस है। तो इसलिए रूस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के हम श्रेणी में इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल फिलहाल 2-4 साल पहले क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसा के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? वेरी गुड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक। सेडान में लड़ा गया, कि सेडोवा में लड़ा गया, कि साइडाइन में लड़ा गया? ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर कि सेडोवा है, कि सेडान है, सेडान है, कि सेडोवा है, कि साइडाइन में लड़ा गया, कि फ्रैंकफर्ट पर लड़ा गया। ये आपको देखना है। तो अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये सेडान में लड़ा गया था। ये ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1870 में फ्रांस और प्रूसा में लड़ाई हुआ था, वो कहाँ लड़ा गया था? सेडान में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया?
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? मतलब कौन सा युद्ध लास्ट वाला था जिसके बाद जर्मनी एक हो गया? तो ऑप्शन एक है क्रीमिया का युद्ध, कि सेडोवा का युद्ध, कि प्रोसा और डेनमार्क का युद्ध, कि सेडान का युद्ध। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डब्बा सेडान, सेडोवा नहीं, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा, 25 नहीं सॉरी, ये आपका 23 नंबर, यंग यूरोप का स्थापना। वाह, 2019 हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। यंग यूरोप का स्थापना पूछ रहा है बाबू, यंग यूरोप का स्थापना हुआ था बाबू, ये आपका पूछ रहा है मेजनी किए थे। यंग यूरोप का मतलब है कि जो यंग यूरोप नामक संस्था बनाया था वो कौन सा वहाँ का राजनेता बनाया था? तो ऑप्शन नंबर है मेजनी है, कि गैरिबाल्डी है, कि विक्टर इमैनुअल है, कि मुसोलिनी था। मुसोलिनी तो होगा नहीं, ये सब ये दूसरा, मतलब वो भी तो राष्ट्रवादी था लो, बट दूसरे कैटेगरी का था लो, उन लोगों की कहानी बिल्कुल अलग है यंग यूरोप से। तो इसका ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्पल नंबर, मेजनी ही ने किया था, मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यूरोप का मरीज कहते हैं किसे कहते हैं? और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है जैसे कि हमेशा मेरा एक चैप्टर पर दो पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, तो इस पर भी पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 था, बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन था मेरा, और पार्ट 2 भी आएगा इस पर जल्द ही, कल ही अपलोड कर दे संभवतः। बट यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। 2019 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, 2019 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसका सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया यहाँ पर तुर्की में, इटली में, कि इंग्लैंड में, कि फ्रांस में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। एक पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास 10th क्लास का, और आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और लास्ट तक चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस बेनिफिट दे रहा है, सच में फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कीजिए कि चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना, ये तो आपके हाथ में है, लाइक करें, और भी दोस्त और भी स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि उसका भी कल्याण हो सके। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सिर्फ सेल्फिश बनना एक अच्छा नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी, क्योंकि कुछ और भी बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि उनके लाइफ में कोई अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें और वो सफल हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आज रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।